नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोपहर की नंबर 1 डिबेट। देश इस वक्त चुनावी माहौल की तरफ बढ़ रहा है। इस साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आज मुंबई में INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक नया दांव चल दिया गया। एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के कमेटी तैयार होगी। उस कमेटी को हेड करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लेकिन इसी घोषणा के बाद अब विपक्ष में कई चहलकदमियां शुरू हो गई। कुछ तस्वीरें जरा मैं दिखाता हूं आपको, वो तस्वीरें जरा आप देखिए। उन तस्वीरों में देखिए कि मोदी सरकार ने देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करने का मन बना लिया है। एक विशेष सत्र बनाया गया 18 सितंबर से 5 दिनों के लिए, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या इसी विशेष सत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के पूरी रूपरेखा तैयार हो सकती है, क्योंकि संभावना 2019 में भी 18 में भी व्यक्त की गई थी। 2019 तक संविधान संशोधन नहीं हो पाया था और 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जिसकी जरूरत है, तो संभावना यह भी जताई जा रही है कि क्या इस विशेष सत्र में ऐसा कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है क्या। लेकिन मुंबई में अलायंस की बैठक का दूसरा दिन, आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष से भी कि भाई इनका चेहरा कौन होगा, जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हर दल के प्रवक्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से उस दल के मुखिया का नाम जरूर फाइनल कर दिया गया। लेकिन ये जो सरप्राइज सामने है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर गठित हुई कमेटी का, इससे विपक्ष पूरा हैरान है और परेशानी यही है कि कहीं क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना ना पड़ जाए। आप जरा रिएक्शन सुनिए, उसके बाद चलेंगे मेहमानों की तरफ। वन नेशन 1 इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट 1 नेशन 1 इलेक्शन। वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अंदर से यही चाहती है कि बार बार चुनाव नहीं होने चाहिए। हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, देश के अंदर सरकारें काम करना बंद कर देती है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, लोगों को इससे नुकसान होता है। तो हर तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव अगर होगा तो उससे फायदा होगा। क्या देश के अंदर तानाशाही है? अगर स्पेशल सेशन आपको बुलाना है, आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अब जब फील्ड के फिक्सिंग की कबड्डी खेलेंगे तो ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उसके संबंध में राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। चुनाव के कारण से जिस प्रकार से कई चीजें जो होती हैं, समय की इतनी बर्बादी होती है, पैसा भी इतना खर्च होता है, इतने संसाधन लगते हैं। तानाशाही तरीके से फैसला करने पर विचार कर रही है। कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, अचानक में लोकसभा का अधिवेशन बुलाने पर फैसला करती है। तो ये कुल मिलाकर NDA और बीजेपी में जो घबराहट है, जो डर है। इंडिया की बैठक के बाद भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है, घबरा गई है। एक छटपटाहट में लिया गया निर्णय हो सकता है। तो माथे पे जब चुनाव है और 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद क्यों आपकी घबराहट का प्रतीक नहीं है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज में नहीं, सन 2018 में ही उन्होंने कहा कि भाई एक देश में एक साथ चुनाव हो, तो इससे समय की बार बार होने से जो विकास के कार्य हैं वो रुक जाते हैं, सूचना जारी हो जाती है। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है। इसके ऊपर विचार मंथन होना जरूरी है। जहां पे एक मत होगा उसके बाद में ऐसे निर्णय ले जा सकते हैं। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब तक सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं थी विपक्ष की तरफ से, लेकिन इसी बीच प्रतिक्रिया आई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तरफ से, जिन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन के इस प्रस्ताव की सराहना की और कहा कि अगर ये होता है तो देश के बेहतरी के लिए होगा। सुनिए जरा। 1 इलेक्शन
यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। और इसी बीच जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय कराता हूं। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। शेखर अय्यर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लोकेश जिंदल हमारे साथ हैं कांग्रेस से। हमारे साथ किशोर तिवारी हैं शिवसेना से, और कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। मैं एसपी सिंह का रिएक्शन लूं उससे पहले लोकेश जिंदल, कपिल श्रीवास्तव और किशोर तिवारी में बारी बारी से पहले आपसे जानना चाहूंगा 30 सेकंड के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पार्टी का स्टैंड क्या है। शुरुआत लोकेश जिंदल आपसे। देखिए, ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन संभव नहीं है। आज का दौर 1950 और 60 के दशक का दौर नहीं है। आज कोलिशन की सरकारें हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है और भारत का संविधान एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आप इतना ज्यादा केंद्रीकरण कर लेंगे कि आप वन स्टेट वन इलेक्शन करें, इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। क्या होगा उन राज्यों का जहां पर सरकारें मान लीजिए अस्थिर होकर सरकारें गिर जाए? क्या आप 3-4 साल तक प्रेसिडेंट्स रूल रखेंगे? और क्या है उन सरकारों का जो अभी वर्तमान में हुई है? और अगर हम बाई इलेक्शंस की बात करते हैं, कोलिशन सरकार की बात करते हैं, इन सभी मुद्दों पर बहुत गहन चर्चा की आवश्यकता है। मैं तो कहूंगा कि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है ये 4 बार होने के बाद आपका मानना है कि गहन चर्चा की जरूरत है, ऐतराज तो नहीं है ना इस बात से सर? जी जी कपिल श्रीवास्तव रिएक्शन में आपसे जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। जो चीजें सुनने में कर्णप्रिय हो ये आवश्यक नहीं है कि वो देश के लिए हितकर हों। हम एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा नेशन है और फेडरल स्ट्रक्चर में अगर तानाशाही झोंकी जाएगी, जैसे अभी कर्नाटका के अंदर चुनाव 2-3 महीने पहले, क्या आप चाहते हैं कि फिर तुरंत उस पर बोझ लाद दिया जाए? हाँ, ये पार्टियों को फायदा मिल सकता है इसका, लेकिन जनता को इसका नुकसान मिलेगा क्योंकि जब 5 साल के लिए सरकारें चुन करके एक साथ पूरे देश में आ जाएंगी। जनता को नुकसान कैसे सर? वही सुना रहे, वही बता रहे हैं। जब 5 साल में एक इलेक्शन हुआ, आप चुन करके आ गए, फिर 5 साल तक आपकी बात मानी जाए ना मानी जाए, सिलेंडर 200 रुपए कम अचानक किया जाए ना किया जाए, ये 5वें साल पे होगा। लेकिन जब फेडरल स्ट्रक्चर में जगह जगह पर 6 महीने, साल भर, 2 साल पे चुनाव होते हैं, तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टियों को प्रेशर होता है कि नहीं, हमें इस इलेक्शन को भी जीतना है तो हमें जनता की सुननी पड़ेगी। तानाशाह होने से रोकता है ये फेडरल कानून, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये होता है तो ये देश के संविधान के भी अनुकूल नहीं होगा। ठीक है सर, लेकिन जनता की आवाज क्या है मैं वो भी सुनाऊंगा आपको। उससे पहले किशोर तिवारी, शिवसेना का स्टैंड क्या है इस मामले को लेकर के? वन नेशन वन इलेक्शन, कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, देखो, हमारे जो संजय राउत है उन्होंने कह दिया कि वन इलेक्शन से पहले फेयर इलेक्शन तो करो, लेकिन हमारे अनिल देसाई कह रहे थे कि वन इलेक्शन और वन नेशन वाला जो फार्मूला है इस पे सब पार्टियों की राय लेकर एक विशेष फार्मूला बन जाए। एक तो चुस्त दुरुस्त बात है कि 5 साल इलेक्शन होते रहते और इसमें भारी भरकम खर्चा होता है। लेकिन जैसे लोकेश जिंदल ने बताया कि अस्थिर सरकार आई तो उसके बाद क्या, तो शुरुआत में तो जब सार्वजनिक चुनाव हुए थे तो सब साथ में हुए थे, लेकिन बाद में सरकारें गिरा देने में आई, फेडरल सरकारें गिरा देने में आई। जब संयुक्त सरकार आई थी तो सर 52 से लेकर के 67 तक तो ऐसे ही इलेक्शन हुए ना? हाँ, बराबर है, लेकिन अब इसमें सरकारें गिराने के वजह से जो कॉम्प्लिकेशन अनंत आया, त्यागी जी आया है, तो इस पर सब पार्टियों की राय बनकर कोई विशेष फार्मूला निकल जाता है
कि वो सर सब पार्टियों की राय बनेगी, जब बनेगी वो कमेटी उस बारे में डिसाइड कीगी। फिलहाल तो मैं आपसे हर पार्टी का इंडिविजुअल स्टैंड आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ ना हाँ का उत्तर दिया है आप तीनों में से किसने, ना का उत्तर दिया है। मैं इसमें से जानना चाहूंगा आपसे कि भाई ये एलिगेशन बीजेपी के ऊपर है कि चाहते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे चुनाव में गौण हो जाए, राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव हो, इसलिए लाया गया क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। कोई ऐसी मंशा है आपकी बीजेपी की? आनंद जी देखिए, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, विपक्ष के प्रति जवाबदेह नहीं। और जब कोई भी चीज देश हित में, राष्ट्र हित में अगर कोई कानून लाया जाता है तो उसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी हमारे मित्रों की अलग अलग राय थी, वो कुछ कह नहीं पाया रहे थे। देश हित और राष्ट्र हित में ले आया जाने वाला ऐसा कानून जिसका पहले इनके जो विपक्ष में बहुत सारे ऐसे साथी हैं, नीतीश जी हैं, शरद पवार हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया था और आज भी स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार चुनाव होने से देश पे आर्थिक बोझ बढ़ता है, बहुत सारे संसाधनों का दुरुपयोग होता है, विकास के कार्यों में बाधाएं पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें सभी पार्टियों से राय लेकर जो बनाए जाने वाले मसौदे हैं उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं वो थोपा जा रहा है। और ये तो पहले चलता रहता था। सवाल तो टाइमिंग को लेकर भी है ना कि इधर मुंबई में जहां हयात होटल में मैं मौजूद हूं, इधर मुंबई के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक चल रही है। वो बैठक का आज दिन इसमें पूरे दिन बैठकें होनी है, फैसला होना है। उससे पहले ही आपने ये बम्बार्डमेंट कर दी, ये दाम चल दिया। तो अब तक जहां पूछा जा रहा था कन्वीनर कौन होगा, अब उस बात को साइडलाइन करके पूछा जा रहा है कि भाई आनंद जी ऐसी बैठकें तो 6 महीने से चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। इन बैठकों का क्या लेना है? अपने असलियत को छुपाने के लिए, अपने धोखे, झूठ, फरेब, ऐसे चीजों को छुपाने के लिए बहुत सारी ऐसे बैठकें चलती रहेगी। सर बैठकों का लेना ये है कि अभी तक जहां प्रिविलेज मिल रही थी INDIA गठबंधन की बैठकों को, अब प्रिविलेज मिलनी शुरू हो गई वन नेशन वन इलेक्शन को। तो जो ध्यान है वो इधर डेविएट हो गया, शिफ्ट हो गया, नुकसान हो रहा है इधर पे। मैं वापस आऊं आपके पास। शेखर सर मेरा सवाल आपसे ये कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या किसी को ऐतराज हो सकता है? मैं आ रहा हूं सर आपके पास। शेखर सर सवाल मेरा ये कि वन नेशन वन इलेक्शन से अगर विपक्षी पार्टियां अगर विरोध करती हैं या साफ जवाब नहीं देती तो उसके पीछे की वजह क्या है? अनंत जी अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए, वो जनता बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। जनता ये मानती है कि बार बार इलेक्शन से देश का नुकसान होता है। इतना बड़ा देश, इतने ज्यादा इलेक्शन, ये सब जब होंगे तो देश का भला कैसे होगा? लगभग 90,000 करोड़ रुपए एक इलेक्शन में खर्च हो जाते, वो पैसा जनता का ही तो बचेगा, वो जनता के ऊपर खर्च होगा। तो अनंत जी सबको स्वागत करना चाहिए, इसका तो स्वागत करना चाहिए। विरोध किस बात पर कर रहे हैं? क्योंकि लूट खसोट वालों को हर वर्ग पे दिक्कत है, उनको तो मोदी जी से ही दिक्कत है कि क्यों मोदी जी जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जब वो आवास बनाने का कार्य कर रहे थे, शौचालय बनाने का कार्य कर रहे थे, वो भी विरोधियों ने कहा कि एक सेकंड सर आपकी आवाज मुझे साफ नहीं पहुंच पा रही है। लोकेश जिंदल के पास में जरा जाना चाहूंगा। लोकेश जिंदल मुझे बताइए जरा, जनता के पैसों की बचत होगी, संसाधनों के समय की बचत होगी, आचार संहिता के चलते जो योजनाएं रुक जाती थी वो योजनाएं लोगों तक लगातार पहुंचती रहेंगी, तो परेशानी कहां है? इस पर सर्वसम्मति बनने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए? अनंत जी एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब चार जनरल इलेक्शंस में साइमल्टेनियस इलेक्शंस थे तो इसे हटाया क्यों गया? ऐसी क्या आवश्यकता थी कि इसे हटाया गया और एक महंगा प्रयोग किया गया? क्योंकि समझना जरूरी है कि ये एक हमारे पास चॉइस का मामला नहीं है, ये आवश्यकता है। हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर करवाते हैं तो उसका नहीं सर, हटाने की जो बात है लोकेश जिंदल, बात तो ये भी सामने है ना कि भाई 52 से लेकर 67 तो लगातार चुनाव साथ में हुए हैं। उसका कारण है एक सेकंड, केंद्र में कांग्रेस की सत्ता 52 से लेकर के 67 तक चुनाव साथ में हुआ। 68-69 में विधानसभा समय से पहले भंग की गई, 70 में आकर के लोकसभा भंग कर दी गई, पैटर्न बदल गया। नहीं अनंत जी, आज भारत देश में कितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी तुलना 1952 से 1957 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। आज की सरकार एक सेकंड, एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सर मैं लौटूंगा आपके पास, अपनी बारी में बोलेगा एसएन सिंह साहब, देखिए अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। सर लोकेश जिंदल अपनी बात पूरी कर लें। अनंत जी आज की अगर हम सरकार की बात करते हैं, कोलिशन की सरकारें हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि राज्य में वो 5 साल पूर्ण नहीं कर पाती। तो ऐसे स्तर पे अगर हम संविधान की भी बात करते हैं, संविधान में ये अनिवार्य है कि कोई भी डिसोल्यूशन के बाद 6 महीने के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना अनिवार्य है।
तो इन सभी प्रावधानों के मद्देनजर फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर देखते हुए अगर हम पूरा अगर संविधान को पढ़ें, उसके एसेंस को पढ़ें, तो हम देखते हैं कि यह संभव नहीं है। अगर हम कनाडा की बात करते हैं, देखिए हमारा फेडरलिज्म कनाडा के आधार पर है। कनाडा में भी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, उसमें भी फेडरल के इलेक्शंस अलग होते हैं, प्रोविंसेस के इलेक्शन अलग होते हैं। अगर ऐसा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी तो मैं ये कहना चाहता हूं कहाँ है कहाँ नहीं है सर, उस बात का चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ यही है कि अगर जनता का पैसा बच रहा है, सरकारी योजनाएं लागू हो रही हैं, चीजें आसानी से हो सकती है, सर्वसम्मति बन सकती है। भाई आप लोग कहते हैं ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोगों के लिए है, तो हर 6 महीने में तमाम टीचर्स की आप ड्यूटी लगा, सरकारी ड्यूटी लगा देती है कि उनको भाई इलेक्शन में ड्यूटी देनी है। टीचर्स पढ़ा नहीं पाते इस चक्कर में। आनंद जी, क्या केवल थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोकतंत्र को स्टेक पर कैसे रखा जाएगा? मैं सही होगा क्या? थोड़े से पैसे जी, एक सेकंड लोकेश, इस बात का जवाब मैं दूंगा आपको, आंकड़ों के साथ दूंगा कि चुनाव में कितना खर्च आप हर तिमाही कितना खर्च होता है देश के अंदर अलग अलग चुनाव में, इस बात का मैं ब्यौरा दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले शेखर अय्यर सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या वाकई मुश्किल है वन नेशन वन इलेक्शन पर सब तमाम दलों की सहमति बनना, शेखर अय्यर सर? और अगर विपक्षी दल सहमत नहीं होते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आनंद जी, सबको मालूम है ऐसा एक डिसीजन है, ये तुरंत नहीं होने वाला है ना, ये जो स्पेशल सेशन में आने वाला है। विपक्ष को एक प्रकार से डर है कि कोई नया एजेंडा आ जाएगा जिसको उनकी स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी। जैसे सरकार ने एक कमिटी गठन की है, इसका मतलब है इसमें कई दिक्कतें हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, वो थोड़ी आप दो हफ्ते में कर पाएंगे। कमिटी का मतलब है इस पे और आलोचना होगी, ये बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस है। लेकिन कॉन्सेप्ट पे चुनाव होनी चाहिए, इकट्ठा होनी चाहिए, खर्चा बचाने चाहिए। कई पार्टी ने राय दी है, ये मतलब आज की स्थिति में वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छी कॉन्सेप्ट है। लेकिन सवाल है कि क्या हाउस की परमानेंट होगी, जैसे जर्मनी में। मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको डर ये है कि जैसे अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है, यह अस्तित्व में आता है, तो चुनाव के वक्त में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो कि बैकबोन होती हैं क्षेत्रीय पार्टियों की, वो दरकिनार हो जाएंगे, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे रह जाएंगे लोगों के पास बात करने के लिए, कमजोर होंगे राजनीतिक रूप से क्षेत्रीय दल। ये डर है क्या? देखिए, ये डर का भी कोई बेसिस नहीं है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पहले तेलंगाना, ये सब इकट्ठे चुनाव, लोकसभा और असेंबली चुनाव दोनों हुए और लोगों ने अलग अलग पार्टियों को चुना है सत्ता में लाने के लिए। तो ये कोई बात नहीं है। सवाल है कि कैसे इंप्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कट ऑफ डेट कौन सा होगा, किस असेंबली की एक्सटेंड करेंगे, किस असेंबली की आप शॉर्टन करेंगे, ये सारे सवाल हैं जो कमिटी अभी इसको एग्जामिन करेगी। इसमें कोई तुरंत फैसला आने वाला नहीं है। आनंद जी, जरा मैं बात कर लूं जी। तो इन्हें आपाधापी का मतलब नहीं है। अभी से जो लगातार रिएक्शंस आने शुरू हो गए कि हमें भाई वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, फेयर इलेक्शन चाहिए, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है, ये तमाम बातें अभी निराधार हैं, इनका कोई मतलब नहीं है जब तक कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आती। तो कपिल भाई, मैं जानना चाहूंगा, ओवर रिएक्शन है, वकालत पड़ी हुई है आपने, कहां से अनकॉन्स्टिट्यूशन आपको नजर आता है? ये कैसे संविधान के साथ खिलवाड़ी हो सकता है? कपिल श्रीवास्तव जी। जरा मैं ऐड कर लूं। कपिल श्रीवास्तव जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? आनंद जी, मैं जवाब दे दूं। पैच कीजिए, प्रवक्ता सपा कपिल जी, कट गया है फोन। जी। कपिल श्रीवास्तव जी, मेरे ख्याल से आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं जरा ऐड कर, मुझे बताइए जरा, किशोर तिवारी जी, 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट है जो रिकमेंड करती है वन नेशन वन इलेक्शन को, 2019 में इंप्लीमेंट ना हो पाने की वजह बताई गई कि भाई जो संवैधानिक संशोधनों की जरूरत थी, वो संवैधानिक संशोधन इतने कम वक्त में नहीं हो सकते। अगर तब नहीं हो पाया, अगर अब इंप्लीमेंट होता है लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के बावजूद, तो कहां परेशानी है फिर? कैसे संवैधानिक हो जाता है? देखो, शेखर अय्यर साहब ने बताया कि इट विल टेक हिज ओन टाइम, लेकिन इस विशेष सत्र की बात हो या वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात हो, ये पूरा टाइमिंग आप खड़े हो उस ग्रैंड हयात होटल के अंदर इंडिया अलायंस की बैठक के बाद, जो मोदी जी घबराए हैं और जो सारी मीडिया वहां पे कवर कर रहे, अड़चन हटाने के लिए तो ये किया नहीं है, ऐसा लगता है मुझे।
बोलो अच्छा बोलो। किशोर तिवारी जी, मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ पर अलायंस के जितने लोग आए, अनऑफिशियल तरीके से मेरी बातचीत हुई, कोई एक इंसान अपनी पार्टी के नेता के अलावा किसी और के बारे में बोलने को तैयार नहीं कि भाई किसी और के अंदर भी कुव्वत है संयोजक बनने की या चेहरा बनने की। अभी तक तो अपनी ढपली अपना राग चल रहा है सर, और आप कह रहे हैं कि अलायंस हो चुका है। अरे भाई ये देखो, 412 सीटों पर 1-1 अगर चुनाव होता है तो मोदी जी के खिलाफ 35% के खिलाफ 62%, ऐसा इक्वेशन बैठता है 19 के इलेक्शन के परसेंटेज के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज्यादा दिक्कत रह गई है। और आप जो चिंता हमारी कर रहे हैं, इससे अच्छा कि आप अब मोदी जी की चिंता कीजिए, क्योंकि अब वो चलने वाला नहीं है। अब जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी ना, हयात में जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, तो लोग पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर पे अटके हुए। अरे जिसके सांसद ज्यादा आएंगे उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और मोदी जी का जाना तय हो चुका है। तो अब कितने भी वो फंडे करे, कुछ भी करे, विशेष सत्र बुला ले या कुछ भी करे, वन इलेक्शन यानी कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को दरकिनार संजय राउत ने भी किया था कि भाई उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि राहुल गांधी हो सकते हैं, वैसे ही आप किशोर तिवारी उसी लाइन पर है। मैं वापस आपके पास कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। कपिल भाई, आप तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तक मेरी आवाज पहुंच। जी अनंत, एक बात तो बोलने। हाँ बताइए। देखो अनंत, 10 और 20 सांसद लेके कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। 200 सीट लेके कांग्रेस आ रही है, तो आप भी अपना पलड़ा बदल दो। ये एक तरफी के एक आंकड़ा बताऊं किशोर तिवारी जी, आपको आंकड़ा बताऊं आपको। कांग्रेस को अगर अपनी अहमियत बनानी है ना, और लोकेश जिंदल इस बात से सहमत होंगे। एक सेकंड एसपी सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। लोकेश जिंदल इस बात से सहमत होंगे, 2019 के चुनाव में 119 सीट ऐसी थी जहां पर कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रही थी, वोट मार्जिन कम था, लेकिन उनमें से सिर्फ 14 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। तो कांग्रेस को अगर अपना राजनीतिक अस्तित्व बेहतर करना है ना, तो इस अलायंस से ज्यादा खुद को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। इस अलायंस बंटवारा सीटों का क्या होगा बहुत जल्दी सामने आ जाएगा सर। कोई ढकोसला साबित होगा या एक पावरफुल गठबंधन बन पाएगा, इस पर संशय है अभी तक। आनंद जी, मैं कहना चाहूंगा आपको। हाँ जी, देखिए वर्तमान में जो परिस्थिति है, वर्तमान में जिस तरह का सामाजिक आर्थिक संकट इस देश पर है, और जिस तरह से नेतृत्व में राहुल गांधी जी उभर कर आए हैं, तो मैं आज आपको बता दूं कि 2024 के अंदर एक भारत में क्रांति आएगी। आप जो आज समझ रहे हैं, अब जैसे जैसे समय बीतेगा, सामाजिक आर्थिक एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं लोकेश जी। इसी हयात होटल का कल शाम का एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको। जो आप इंटरनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आकर के लगभग 1.5 घंटा इंतजार किया। 3 बार राहुल गांधी आने वाले हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं, राहुल गांधी इस वक्त आने वाले हैं, 3 बार उसका अनाउंसमेंट होता है, राहुल गांधी नहीं पहुंचते। राहुल गांधी अपने टाइम पर पहुंचते हैं, आके माफी मांगते हुए कहते हैं कि आपको हो सकता है कि गलत इंफॉर्मेशन दे दी हो। तो इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए किस टाइम पहुंचेंगे, और हम अभी से मान लें कि आपका बाकी कम्युनिकेशन पार्टी के साथ साफ हो जाएगा कि लोगों कैसा होगा, संयोजक कौन होगा, पार्टी सीट बंटवारा कैसा होगा। सर व्यस्त है राहुल गांधी जी, और किस तरह मैं व्यस्तता नहीं देख रहा हूं सर, मैं इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन देख रहा हूं कि विद इन पार्टी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, विद इन पार्टी अगर आप अपने मीडिया सेल के हेड के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो मुझे डाउट होता है सर कि बाकी पार्टियों के साथ आप चीजों पर सामंजस्य आसानी से बैठा पाएंगे। हो सकता है हो जाए सर। मैं लौटूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके बाद, मेरा वक्त कम बचा सर। लेकिन कपिल श्रीवास्तव मुझे बताइए सर, अखिलेश यादव 2018-19 में खुद कह चुके हैं ना, मैं आ रहा हूं सर, मैं वापस जरा वन नेशन वन इलेक्शन की मुद्दे पर आ जाऊं, मैं रिएक्शन लूंगा आपसे। कपिल श्रीवास्तव मुझे बताइए जरा, अखिलेश यादव तो इस बारे में कह चुके हैं ना कि हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। 2018-19 का बयान अगर आप कहें तो मैं आपको सुना भी दूंगा दोबारा, तो फिर आज ऐतराज क्यों हो रहा है? देखिए, गुरेज होने का मतलब ये नहीं है कि पहले तो आपको ये कहना पड़ेगा ना कि ये संवैधानिक संशोधन आप किस तरीके से करेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि संवैधानिक संशोधन किए बगैर आप नहीं कर सकते। और मैं सबसे बड़ी चीज आपको कह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी पैसा बचाने की कवायद में इसको दिखाना चाहती है, तो ये ना बताया कि जिस तरीके से 2 साल 3 साल 1 साल की सरकारें गिरा रही है, वो फिर क्या 5 साल इंतजार करेंगी? तो अभी तो इन्होंने कमेटी का गठन सिर्फ इसलिए किया है कि जो तीसरी मीटिंग है वो हाईलाइटेड ना हो पावे मीडिया में, और कोई दूसरी चीजें नहीं, ये केवल बहकाने की चीजें हैं। और तीसरी चीज आपको साफ साफ मैं कह रहा हूं
कि इसका फेडरल उस स्ट्रक्चर पर नुकसान आएगा और असल नुकसान इसका जनता झेलेगी, क्योंकि जिनको 5 साल में चुन के भेज आप सर देखिए कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी ये दोनों देखिए विरोधाभासी बातें आप खुद कर रहे हैं सर, इसमें मेरा कोई कहना नहीं है। ये दोनों विरोधाभासी बातें आप खुद कर रहे हैं। पहली बात आप ये कह रहे हैं कि भाई कमेटी की सिफारिशें कैसे होंगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये अभी तक साफ नहीं है। आपने कहा ना कि अभी साफ नहीं है तो इस बात का इंतजार करना होगा। फिर आप कहते हैं कि संविधान पर हमला है, जो चीज अभी तक साफ नहीं है, इस बात को अब तक आप जानते नहीं है, जब आप संशोधन कर लेंगे। नहीं सुन लीजिए ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान का आधार। मैं पॉइंट वाइज आपसे समझूंगा सर, मैं पूरे आपके आप मुझे 5 पॉइंट गिनवाएगा कपिल श्रीवास्तव की कैसे खतरा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सर, उस खबर के बाद मैं वापस लौट रहा हूँ। बड़ी खबर यह कि अब से कुछ ही देर पहले हयात होटल के सामने कपिल सिब्बल पहुंच चुके हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में। हालांकि कपिल सिब्बल के आने के बाद कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है। मैं सामने की तस्वीर आपको दिखाऊंगा जहां हयात होटल की एंट्री पर सब लोगों की एंट्री हो रही है और कहा यह जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि आधिकारिक तौर पर कपिल सिब्बल को न्योता था नहीं। अगर वो वहां पहुंच जाते हैं तो महासचिव, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, वो भी अभी तक जो हमें अंदर से जानकारी मिल रही है कि कुछ नाराज जरूर हैं कि कपिल सिब्बल बिना आमंत्रण के यहाँ पहुंच कैसे गए हैं। वापस मैं कपिल भाई आपके पास आऊं, छोटा सा रिएक्शन लोकेश जिंदल में लेना चाहूंगा। लोकेश जी ये इक्वेशन क्या है जरा? कपिल सिब्बल को ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं, वो यहाँ पहुंच जाते हैं, पुराने साथी हैं, उसके बावजूद नाराजगी हो रही है। देखिए जी, प्रोटोकॉल के तहत तो इतनी अहम मीटिंग है तो प्रोटोकॉल के तहत ही सबको जाना होगा। लेकिन कपिल सिब्बल जी अगर इच्छुक है, उत्साहित है इस मीटिंग को, एंट्री अलाउ नहीं करनी चाहिए थी कि जरूर अटेंड हो, एंट्री अलाउ नहीं करनी चाहिए थी। जिस मीटिंग हॉल में, बॉल रूम में जहां बैठक हो रही है वहां रोक देना चाहिए था कि भाई प्रोटोकॉल के तहत आप आमंत्रित नहीं है। देखिए मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब जो इकट्ठा हो रहे हैं उनकी मंशा सबकी एक है कि लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। तो सभी जो आ रहे हैं सभी को निमंत्रण है, सभी का स्वागत भी ले लीजिए भाई। जी अनंत जी अनंत जी एक कमेंट हमारा भी ले लीजिए। शेखर ये सर एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, उसके बाद बताइए सर अपना पॉइंट बताइए आप। जी सर अपना पॉइंट बताइए। मैं कह रहा हूँ ये जो भटके हुए लोगों का की जो बैठक चल रही है, चर्चा उस पे चल रहा है या चर्चा चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का? अरे मैं आप सुनिए, मैं गलत बात में आपके बीच में बोला नहीं, मैं कहा आपने कहा बड़ी मुश्किल होगी। अरे भैया मुश्किल कहाँ से होगी? गठबंधन बोलते हो, गलत है। नहीं मैं गांठ वाला बंधन कर रहा हूँ, गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। ये गांठ वाला बंधन जो है सर, दोनों लोग आपस में बोल रहे हैं, आवाज मेरे पास क्लैश हो रही है। आप दोनों में से किसी की भी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। एक एक करके बात कर बताने वाले, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताने वाले, 350 पेज का रिकॉर्ड दिखाने वाले अगर एक साथ आ रहे हैं तो जनता होने के नाते एक तरह से मैं जनता भी हूँ, किसी पार्टी का प्रतिनिधि हूँ तो जनता भी पूछूंगा कि कल तक आम आदमी पार्टी 350 पेज का जो भ्रष्टाचार का रिपोर्ट दिखाती थी, जो एक दूसरे को खंजर लेकर पश्चिम एसएन सिंह जी शायद कोई तकनीकी खामी है कि आपकी आवाज मुझ तक बहुत कटकर पहुंच रही है सर। आप जो कह रहे हैं मैं साफ तरीके से सुन नहीं पा रहा हूं। मैं वापस कोशिश करूंगा कि लोग आपको वापस कॉल लगाएं और आपको वापस जो कनेक्शन आपका है उसको फिक्स किया जाए। लेकिन इसी बीच हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा शेखर अय्यर सर आपसे एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं फिर चलूंगा कपिल श्रीवास्तव जी के पास उनसे जानने के लिए कि इसमें संवैधानिक संकट कैसे है। शेखर अय्यर सर मुझे ये बताइए, इंडिया गठबंधन की एक तरफ बैठक होती है, उधर वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है उसका जिक्र छिड़ देता, कमेटी बन जाती है। क्या सबसे बड़ी बौखलाहट इसलिए है क्योंकि जो अभी तक ध्यान जो था वो इंडिया गठबंधन की बैठक पर था और ये अनाउंसमेंट होती, जो पूरा जो ध्यान है वो बैठक से हट करके इस फॉर्मूले पर आ गया है? बिल्कुल आनंद जी, वही बड़ा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि जब भी वो मीटिंग करते हैं कुछ ना कुछ एजेंडा आ जाता है, जो एजेंडा पूरा डाइवर्ट हो जाता है। और सुर्खियों में ज्यादातर वन नेशन वन पोल की चर्चा ज्यादा हो रही है और विपक्ष की एजेंडा को लेकर नहीं है। और विपक्ष के सामने ये दिक्कत है, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है कई चीजों पे। तो मुंबई से क्या मैसेज देंगे? अभी भी लोगों की बात हुई, लोगों में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कन्वीनरशिप को लेकर भी दिक्कत हो रही है, क्या नेशनल लेवल कन्वीनर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ये कई प्रॉब्लम्स है। और अभी अभी आपकी खबर जो है, कपिल सिब्बल भी पहुंचे हैं, क्या वन नेशन वन पोल को लेकर वो लीगल इश्यूज को समझाने आए हैं, क्या करने आए हैं? ये कई चीजें हैं, बड़े क्वेश्चन मार्क है इसमें।
कपिल सिब्बल सर बिन न्योते के बाराती बन चुके हैं इस वक्त पर। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ हिमांशु लगातार हमारे साथ सर दिल्ली से इस वक्त हिमांशु के पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। जी हिमांशु बताएं जरा क्या अपडेट सामने है। हिमांशु देखिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो है सरकार में जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने जो सीधे तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो एक कमेटी बनाई गई है, और ये सिर्फ अभी की बात तो है नहीं, ये तो 2019 से लगातार प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस दौरान लगभग 5 से 6 इलेक्शन जो है एक साथ ही होते थे। लेकिन जिस तरीके से ये बार बार इलेक्शन होता है उससे आर्थिक रूप से भी देश पर बोझ पड़ता है, और दूसरी चीज सरकारों को सही तरीके से परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता। तो 2019 से लगातार प्रधानमंत्री इस चीज को बोलते आए हैं, और ये आइडिया जो है, ये थॉट जो है समाज के सामने, नेताओं के सामने, सभी के सामने रखते आए। लेकिन अचानक से आज जब कमेटी गठित कर दी जाती है तो फिर उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। हालांकि अभी भी सिर्फ जैसा कि प्रहलाद जोशी ने कहा कि एक कमेटी गठित की गई सभी लोगों की सभी लोगों से विचार जानने के लिए कि आगे इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर राजनीति हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टाइमिंग है इसको लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से बयान दे रही है, कुछ और अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हिमांशु बहुत शुक्रिया आपका तो जुड़ने के लिए। मैं वापस जुड़ूं आपके, उससे पहले कपिल श्रीवास्तव जी देखिए वही बात हिमांशु भी दोहरा रहे हैं कि सिर्फ कमेटी की घोषणा अभी हुई है, प्रारूप तैयार नहीं है कि किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। तो बिना प्रारूप तैयार हुए कैसे कपिल श्रीवास्तव या समाजवादी पार्टी इसको असंवैधानिक मान रहे हैं? सर 5 पॉइंट आपको गिनाने थे, सर गिना दीजिए। बिल्कुल, आप सुन लीजिए। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जब फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा देश है तो आपको हर प्रदेश के सरकार से, प्रदेश से जो है आपको लेनी पड़ेगी अनुमति कि वो उस स्ट्रक्चर में उसको सराहते हैं कि नहीं, क्योंकि संशोधन में आप 1/3 से संशोधन कर पाएंगे। और ये स्ट्रक्चर से जुड़ा मामला है। अगर कोई बाय द वे अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो संवैधानिक पीठ इस पर फैसला करेगी। तीसरी चीज मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि रुपए पैसे को का जो खर्चा आप गिना रहे हैं कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हमें ये बताएं कि ये क्या, जब इनकी सरकार मजबूत स्थिति में है, जहां ये साल भर पे चुनाव सरकारें गिरा रहे हैं, वहां पे फिर क्या होगा? 6 महीने के अंदर तो चुनाव होने चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करते रहेंगे हर 6 महीने बढ़ाते ठीक है, मैं आपके और सवाल नहीं ले पाऊंगा सर, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, और आपके इन सवालों का जवाब मैं चाहता हूं कि एसएन सिंह दें। मैं चाहता हूं कि श्रीवास्तव जो आपने सवाल उठाए हैं उनका जवाब एसएन सिंह दें, इसलिए मैं आपके बाकी सवाल नहीं ले पाऊंगा। एसएन सिंह साहब। आनंद जी, ये संविधान कब बना हुआ है? 51 में जब चुनाव होता है, फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाती है, संविधान में बदलाव हो जाता है। 57 में भी चुनाव होता है, 62 में भी होता है, 67 में भी होता है। कांग्रेस के अहंकार के नाते 68-69 में जब विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, 70 में लोकसभा भंग कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आपको जो राय देना है वो कमेटी बनेगी, राय दीजिए। राय के लिए तो कोई नहीं मना किया है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं बहुत कठिनाई है, तो मैं एक शेर सुनाऊंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस तरह के कार्य करते आए हैं और आगे भी ऐसा कार्य करेंगे जो देश हित में होगा। तानाशाही पूर्वक चल रही है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा जी कि भाई महाराष्ट्र के अंदर आपने सरकार गिराई है और सुप्रीम कोर्ट में माफी के साथ सर मैं खेद के साथ कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज अभी भी मुझ तक साफ नहीं पहुंच पा रही है सर, और चर्चा का मेरा वक्त भी हो चुका है, चर्चा को मुझे यहाँ विराम भी देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अंततः निष्कर्ष यही है जो अब तक अपडेट सामने की 1 नेशन 1 इलेक्शन की कमेटी बन चुकी है, उसको हेड कौन करेगा ये नाम तय हो चुका है। कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन उस रिपोर्ट से पहले ही पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो आपके सामने। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए टाइम्स नाउ के साथ।